आइए इस नए एक्सप्लेनर में शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर मुख्य अनुच्छेदों के पीछे छिप जाता है, लेकिन इसकी भूमिका बहुत ही अहम है। सोचिए, हमारा संविधान एक बहुत ही विशाल और आलीशान घर है। जो मुख्य अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं, वो इस घर की दीवारें और छत हैं। लेकिन इस घर में बिजली और पानी की सप्लाई कैसे होगी? इसका पूरा ढांचा असल में काम कैसे करेगा? ये सब उन शेड्यूल्स या अनुसूचियों में दर्ज है जो हमारे शासन तंत्र का एकदम असली ब्लूप्रिंट है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम संविधान की 12 अनुसूचियों को समझेंगे, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा देखेंगे, फिर 5वीं और 6ठी अनुसूची के जरिए जनजातीय संरक्षण और स्वायत्तता को जानेंगे। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी की चुनौतियों पर बात होगी और आखिर में देखेंगे आगे की राह। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, संविधान की 12 अनुसूचियां। हमारा संविधान किसी पुरानी किताब की तरह नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदला है। जब 1949 में ये बना था, तब इसमें सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन जैसे जैसे एक नए राष्ट्र की ज़रूरतें बढ़ीं, 1951 में पहले संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची आई। फिर 1985 में दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 1992 में लोकल गवर्नेंस यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं को ताकत देने के लिए 11वीं और 12वीं अनुसूचियां आ गईं। तो ये सफ़र 8 से शुरू होकर 12 तक पहुंच गया। जैसा कि मैंने शुरू में ब्लूप्रिंट का उदाहरण दिया था, दरअसल यही इन अनुसूचियों का असली काम है। ये शासन की बहुत ही बारीक डिटेल्स को संभालती हैं, जैसे राज्यों के नाम क्या होंगे, राष्ट्रपति से लेकर जजों तक की सैलरी और भत्ते क्या होंगे, शपथ का फॉर्मेट कैसा होगा। इन सभी विस्तृत सूचियों को मुख्य अनुच्छेदों से बिल्कुल अलग रखा गया है ताकि संविधान का मुख्य ढांचा एकदम साफ और स्पष्ट रहे। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, शक्तियों का विभाजन यानी 7वीं अनुसूची। भारत जैसे इतने बड़े देश में केंद्र और राज्यों के बीच पावर का बैलेंस कैसे बना रहेगा, ये 7वीं अनुसूची तय करती है। ये बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था है। यहाँ 3 अलग अलग लिस्ट्स हैं। संघ सूची में रक्षा और मुद्रा जैसे 100 विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं जो राज्य सरकारों के लिए हैं। और फिर आती है समवर्ती सूची, जिसमें वन और शिक्षा जैसे 52 विषय शामिल हैं, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। है ना कमाल की व्यवस्था, जो शक्तियों के टकराव को बिल्कुल साफ तौर पर रोकती है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जनजातियों का संरक्षण और 5वीं अनुसूची। ये अनुसूची देश के 9 राज्यों में फैले हाशिए के समुदायों के लिए विशेष प्रबंध करती है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन क्षेत्रों में गवर्नर यानी राज्यपाल की भूमिका बेहद ताकतवर हो जाती है। वे एक ढाल की तरह काम करते हैं। वे ये तय कर सकते हैं कि संसद या विधानसभा का कोई कानून वहां लागू होगा या नहीं। वे जनजातीय जमीन को गैर जनजातीय लोगों के हाथ बिकने से रोक सकते हैं और साहूकारों के शोषण से भी उन्हें बचा सकते हैं। इस अनुसूची के पीछे की सोच को समझने के लिए हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जनजातीय पंचशील सिद्धांत देखना जरूरी है। उनका मानना था कि लोगों को अपनी खुद की प्रतिभा के अनुरूप विकास करना चाहिए और हमें उन पर कुछ भी थोपने से बचना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जनजातीय समुदायों को जबरदस्ती मुख्य धारा में शामिल करने के बजाय उनके अपने रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए धीरे धीरे उनका विकास किया जाए। लेकिन देखिए, जब आदर्श विचार और जमीनी हकीकत आपस में टकराते हैं तो कानूनी उलझनें पैदा होती हैं। 1997 का समता फैसला इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि 5वीं अनुसूची के तहत माइनिंग या खनन के लिए ट्राइबल जमीन किसी भी प्राइवेट या गैर सरकारी संस्था को नहीं बेची जा सकती। यहाँ हम साफ तौर पर जनजातीय स्वायत्तता और आर्थिक विकास के बीच एक बहुत बड़ा टकराव देखते हैं। अब चौथा हिस्सा देखते हैं, पूर्वोत्तर स्वायत्तता यानी 6ठी अनुसूची। अगर 5वीं अनुसूची सुरक्षा देती है, तो 6ठी अनुसूची स्वायत्तता या ऑटोनॉमी को एक बिल्कुल अलग और अत्यधिक विकेंद्रीकृत लेवल पर ले जाती है। ये मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू होती है। दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 5वीं अनुसूची में जहां राज्यपाल एक नियामक ढाल की तरह काम करते हैं, वहीं 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदें होती हैं। इन परिषदों के पास सिर्फ सलाह देने का काम नहीं है, बल्कि इनके पास जमीन, जंगल और रीति रिवाजों पर असल में कानून बनाने की ताकत होती है। और ये ताकत जमीनी स्तर पर कैसे आती है?
इन शक्तिशाली ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में आमतौर पर 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 को राज्यपाल चुनते हैं और बाकी 26 सीधे चुनाव के जरिए आते हैं। सोचकर देखिए, स्थानीय मामलों को संभालने का ये कितना मजबूत और लोकतांत्रिक ढांचा है। आइए अब 5वें हिस्से की ओर चलते हैं, वास्तविक दुनिया की जनजातीय चुनौतियां। जब कानून की किताबें हकीकत से मिलती हैं तो कई फ्रिक्शन पॉइंट्स सामने आते हैं। सबसे पहले इनर लाइन परमिट सिस्टम को ही ले लीजिए। ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जैसे राज्यों में बाहर से आने वाले भारतीय नागरिकों के प्रवेश को रेगुलेट करता है। इसका सीधा मकसद वहाँ की मूल आबादी और संस्कृति को बचाना है। और आज हम देख रहे हैं कि असम और मणिपुर जैसे दूसरे राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफी गंभीर मसले हैं। मणिपुर में जमीन के अधिकारों को लेकर समुदायों के बीच कड़ा विरोध देखा गया है। त्रिपुरा में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी अफ्स्पा को हटाना एक बड़ा घटनाक्रम रहा। 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में विकास की कमी के कारण नक्सलवाद पनपा, हालांकि अब उसका प्रभाव कम हो रहा है। वहीं असम में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा एक अलग बोडोलैंड राज्य की मांग भी चल रही है। ये सभी घटनाएं बताती हैं कि संविधान में लिखी बातों और उन्हें जमीन पर लागू करने के बीच अभी भी बहुत बड़ी खाई है। तो फिर इन सब चुनौतियों का हल क्या है? यही हमारा छठा और आखिरी हिस्सा है, आगे की राह। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 50,000 करोड़ रुपए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में पैसा PSA एक्ट को पूरी ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए सीधे जनजातीय समुदायों तक पहुंच सकते हैं। ये वास्तव में विकास की दिशा मोड़ सकता है। इस पूरे ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए साल 2002 में वेंकटचलैया आयोग ने कुछ बेहद अहम सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के लिए पैसा राज्य सरकारों के बजाय सीधे केंद्र से आना चाहिए। उन्होंने इन काउंसिल्स में भी दल बदल विरोधी कानून लागू करने और पहचान के लिए मल्टीपर्पज ID कार्ड्स बनाने की सिफारिश की, ताकि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। इसके बाद 2007 में रामचंद्रन समिति ने शासन को और निचले स्तर तक ले जाने पर जोर दिया। उनका सुझाव था कि जिला परिषदों की न्यूनतम शक्तियों को बिल्कुल स्पष्ट किया जाए, साथ ही ग्राम विकास समितियों का गठन हो। इसके अलावा उन्होंने लगातार ऑडिट और निगरानी की भी सिफारिश की, ताकि जमीनी स्तर पर लोगों की हिस्सेदारी और जवाबदेही बढ़े। तो इन तमाम सिफारिशों और मौजूदा हालात को देखते हुए आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या हमारे संविधान की ये अनुसूचियां और उनका मौजूदा स्वरूप आज के बदलते दौर में जनजातीय पहचान की रक्षा और उनके विकास के लिए काफ़ी हैं? या फिर वक्त आ गया है कि एक नए और उभरते हुए भारत के लिए इस प्रशासनिक ब्लूप्रिंट को आधुनिक रूप से फिर से लिखा जाए? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज कुछ नया और दिलचस्प जानने को मिला होगा।